वेलकम टू क्लास नंबर 6। परसेंटेज के टॉपिक में आज अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स को हम लोग देखेंगे। एक थ्योरी से रिलेटेड जो चीज़ है जो जिस पर भी सवाल आज आपको दिखेंगे भी, वो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो परसेंटेजेस में हमें पता है कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, तो उसके हमने पिछले टाइप में क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब एक इसमें ना छोटा सा एक पार्ट आ जाता है जहाँ पे परसेंटेज हमें ऑलरेडी दिया होता है। जैसे कि अगर मैं ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि बैंक जो है, मान लीजिए कि अभी एज ऑन डेट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रहा है पर एनम, जो भी जितना भी आप उस पर फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस पर। तो अब अगर ये कहा जाए कि बैंक ने जो है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से बढ़ा दिया, तो इसका मतलब मैं क्या निकालूं? इस 5% को 2% से बढ़ाना है या इसमें 5+2 करना है मुझे ना? ये दो चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी में जब आप प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये लैंग्वेज में बड़ी प्रॉब्लम है। पहले कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, फिर कहा जा रहा है कि उस परसेंट को किस परसेंट से आपको बढ़ाना है, तो वहां पे हो जाता है कंफ्यूजन कि इसको मैं किस तरह से बढ़ाऊं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। दो तरीके हैं इसको समझने के। एक तरीका ये हो सकता है कि अगर ये आपसे बोला जा रहा है कि 5% जो रेट था वो पहले था, अब इसको 2% से बढ़ा दिया गया है, मान लीजिए इस तरह से आपको बोला, तो इसको समझने के देखो दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि 5% तो पहले था, उसको मुझे 2% से बढ़ाना है, तो 2% से बढ़ाने का क्या मतलब होता है? उसको 102/100 से मल्टीप्लाई करूं। एक तो मतलब इसका ये हो सकता है कि आपने 5 को 2% से बढ़ाया हुआ है, या फिर इसका एक मतलब मैं ये निकाल सकता हूं कि यार पहले 5% था, उसको अब दो, उसमें 2% और जोड़ दिए, मतलब अब हो गया वो 7%। तो अब ये कौन सा वाला सही है यहाँ पे, ये कैसे डिसाइड करें? तो यही प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज बेस्ड सवालों में, क्योंकि ना उसमें लैंग्वेज बिल्कुल स्पष्ट नहीं लिखी होती कि वो कहना क्या चाहते हैं। पर अगर जनरल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर हम दो लोग देखें, तो जब भी परसेंटेज दिया हो और उस परसेंटेज में चेंजेस बोले जा रहे हो कि 5% पहले इंटरेस्ट रेट था, उसमें उसको 2% से वो बढ़ गया, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग इस वाली कैटेगरी को फॉलो करेंगे। तो जब भी परसेंटेज में परसेंटेज चेंज आ रहा है, तब उसका जो कहने का जो मतलब होता है, जो वो एग्जामिनर जो हमें बताना चाहता है, वो उसका ये मतलब होता है कि उसको आप सिंपली अरिथमेटिकली 2% उसमें आप उसमें दो उसमें जोड़ दो। तो 5 पहले था, 2% से बढ़ गया का वहां पे मतलब होता है कि 5+2 आपको करना है, तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 7% हो जाएगा। ना कि इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो। क्योंकि जब भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग ये चीज फॉलो कर रहे थे कि अगर कोई चीज 10% से बढ़ गई, तो हम लोग कहते थे कि अच्छा, जो भी नंबर था 10% से बढ़ा, मतलब 11/10 से मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा। यही चीज कर रहे होते थे। तो वहां पे क्या होता, कुछ नंबर था, कुछ पैसे थे, ऐसी कुछ चीजें थी, सम ऑफ अमाउंट था, जो भी था, उसको हम लोग कुछ परसेंट से बढ़ा रहे होते, तब हम लोग ये चीज को फॉलो करते। लेकिन जब परसेंटेज में परसेंटेज की टर्म्स में बढ़ोतरी हो रही होती है, तब ज़्यादातर उस तरह के सवालों में जो अंडरलाइन मीनिंग होता है, जो एग्जामिनर एज्यूम करके चल रहा होता है कि अगर ये बोला है कि 5% था, उसको आपने और 2% से बढ़ा दिया, इसका मतलब 5+2 आपको करना है, ना कि 5 × 100 2/100 करना है। ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है जो कि अपने को देखनी पड़ती है। करेक्ट लैंग्वेज क्या होती? करेक्ट लैंग्वेज ये होती कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, उसको 2 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ाया गया है। ये होती बिल्कुल सही लैंग्वेज। इसका मतलब एक ही होता है कि अगर किसी चीज को आपने परसेंटेज पॉइंट से बढ़ाया है, उसका मतलब होता है 5+2 आपको करना है। तो सही लैंग्वेज ये लिखी होनी चाहिए, कायदे से ये अपने एग्जाम में लिखी होनी चाहिए। लेकिन जो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, तो आपको कहीं ये देखने को नहीं मिलेगा परसेंटेज पॉइंट और ये सारी चीज़ें। तो वो एज्यूम करके, मतलब वो एग्जामिनर अपने दिमाग में सोच लेता है और बस लिख के अपने को दे देता है, इस वजह से कन्फ्यूजन है। तो जब भी परसेंटेज के अंदर परसेंटेज चेंज आ रहा हो, तो हम लोग उसको मान के चलेंगे कि वो परसेंटेज पॉइंट की टर्म्स में अपने को बता रहा है। कई सवाल आपने सॉल्व किए होंगे, आपको यही प्रॉब्लम आ रही होगी कि यार 5% को 2% से बढ़ाया, तो मैं ऐसा लिख के सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर नहीं आ रहा। तो इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो परसेंटेज में जब परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज पॉइंट्स में चेंज है, मतलब परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से आपको उसमें चेंज लाना है। तो 5+2 वहाँ पे आपको करना पड़ता है। ये बेसिक सी चीज़ है, बस ये इसको कह सकते हैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो ये एक वो ऐसी चीज़ है, क्योंकि अपने को पता है, देखो अरिथमेटिक है तो लैंग्वेज बेस वो चलता है, तो लैंग्वेज में बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो एग्जामिनर क्या बताना चाहता है, कंडीशंस क्या हैं। तो अगर वो इस तरह से लिखे 2 परसेंटेज पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है, तो बहुत बढ़िया, उससे अच्छा फिर हमारे लिए क्या हो सकता है ना? सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा 5+2। लेकिन अगर वो ये बोल दे कि 5% पहले थी कोई चीज़, अब वो 2% से बढ़ गई, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि यार मैं इसको इस तरह से बढ़ाऊं या फिर इस तरह से बढ़ाऊं।
तो जब भी परसेंटेज में परसेंट की बढ़ोतरी आ रही होगी तो फिर हम लोग उसको मान के चलेंगे कि हो सकता है वो परसेंटेज पॉइंट की टर्म्स में अपने को बोल रहा हो, तब हम लोग इस चीज़ को प्रेफर करेंगे। बस ये लैंग्वेज बेस्ड वाली चीज़ में ये एक प्रॉब्लम थी, जो कि आप जब क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे बुक्स से जहाँ से भी, तो ये चीज़ आपको फेस होगी वहाँ पे। तो जैसे एक हेड्सअप मैं आपको देना चाह रहा था। अब आज जो अपने को क्वेश्चन टाइप्स देखने हैं, ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ। एक तो पास और फेल वाले देखने हैं। ये पास फेल वाले में क्या होता है कि परसेंटेज बता देते हैं कि इतने 30% उसको आए और फिर भी वो जो है 50 नंबर से फेल हो गया। और फिर दूसरा कैंडिडेट था, उसको 40% आए और वो 5% से पास हो गया, मतलब सॉरी 10 नंबर से 10 नंबर उसको ज़्यादा है, या फिर 10 नंबर से वो फेल हो गया। तो ऐसे कुछ कंडीशंस देंगे अपने से। यहाँ पे दो चीज़ें पूछी जा सकती है, या तो टोटल मार्क्स बता दीजिए वो पूछेंगे, या फिर पास होने के मार्क्स, या फिर पास होने का परसेंटेज। ये दो चीज़ें अपने से वहाँ पे पूछते हैं। तो पास फेल वाला क्वेश्चन टाइप, पास फेल वाला क्वेश्चन टाइप सिंपल सा है। इसको थोड़ा सा अगेन देखो, पूरी अरिथमेटिक में खासकर जो अपना परसेंटेज है, यहाँ पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आप अभी रिसेंट के 2021 वाले जो अपने प्री वाले पेपर थे उनको सॉल्व करेंगे, तो कई सारे उसमें क्वेश्चंस हैं जहाँ पे परसेंटेज के कोई बहुत खास एप्लीकेशन नहीं है वहाँ पे, कि कोई पर्टिकुलर टाइप वहाँ पे यूज हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। वो सिंपल सा परसेंटेज का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा जैसा कंडीशंस लिखी है आप उस हिसाब से इक्वेशन बनाते जाइए और सॉल्व करते जाइए। तो अरिथमेटिक में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सवालों को हमेशा ध्यान से पढ़ के आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए इसे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन से ही किस किस तरह के इसमें पैटर्न, या पैटर्न या ना कहें इसको, कह सकते हैं कि क्वेश्चन के टाइप्स, अलग अलग वैरायटी, क्या क्या उसमें माइनर माइनर चेंजेस दिखते हैं, वो सब मैं आपको दिखाता चलता हूँ। एक स्टूडेंट है, उसको 30% मार्क्स आए और वो फिर भी 20 नंबर से फेल हो गया। दूसरा स्टूडेंट है, उसको 40% मार्क्स आए और वो 30 नंबर ज़्यादा लाया पासिंग मार्क्स से। हमें यहाँ पे निकालना है पास परसेंट, है ना। देखो यहाँ पे उन्होंने टोटल मार्क्स नहीं पूछा है, ना पासिंग मार्क्स पूछा है, उन्होंने यहाँ पे पूछा है पास परसेंट। तो पास परसेंट निकालने के लिए मुझे पासिंग मार्क्स पता होना चाहिए और मुझे टोटल मार्क्स भी पता होना चाहिए। तो निकालना यहाँ पे मुझे सब पड़ जाएगा। एनीवेज, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो कंडीशंस लिखी हैं उनको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लो। एक स्टूडेंट को 30% नंबर आया, तो 30% किसका आया होगा? टोटल मार्क्स का 30% आया होगा, है ना। पासिंग मार्क्स का 30% तो कुछ होता नहीं, तो टोटल मार्क्स का 30% आया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 30% ऑफ टोटल मार्क्स, यहाँ पे टी मान लेते हैं। तो 30% ऑफ टी, इतने वो लाया और फिर भी 20 नंबर से फेल हो गया। तो मैं यहाँ पे निकालना चाहूंगा कि पासिंग मार्क्स जो थे वो कितने होंगे। तो अगर इतने नंबर्स में मैं ये 20 जोड़ देता तो वो पासिंग मार्क्स को टच कर देता, है ना। तो ये एक चीज पता चल गया कि पासिंग मार्क्स जो है वो इतने हैं। अब और कंडीशन दी है कि दूसरा स्टूडेंट को 40% नंबर आए और वो 30 नंबर ज्यादा लाया पासिंग मार्क्स से। मतलब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 40% ऑफ टोटल मार्क्स, तो वो लाया 30 नंबर ज्यादा लाया। तो अगर मैं जितने नंबर वो लाया था उसमें से 30 को घटा दूं तो वो मुझे दे देगा अगेन पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पे पासिंग मार्क्स, राइट हैंड साइड पे भी पासिंग मार्क्स, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा? टोटल मार्क्स, है ना। टी के रिस्पेक्ट में हम लोग सारे परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए 10% ऑफ टी जो है वो बराबर, टी जो है वो बराबर आ रहा है यहाँ पे 50 के। तो 10% की वैल्यू अगर 50 है तो 100% की कितनी होगी? तो टोटल मार्क्स जो हैं वो अपने हो जाएंगे 500। टोटल मार्क्स अपने को पता चल गया। यहाँ से हम लोग पासिंग मार्क्स को निकाल लेंगे। तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे? चाहे इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन, किसी भी एक में पुट करके पासिंग मार्क्स हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन से ही मैं निकाल लूँ तो 30% निकालना है मुझे 500 का। तो अगर मैं यहाँ पे अपना 10% वाले नॉलेज को यूज़ कर लूँगा कि 50 का 10% होता, 500 का 10% होता है 50, 30 होगा कितना? 15 × 3 मतलब 150। मतलब 150 मार्क्स तो वो लाया और उसमें अगर मैं 20 जोड़ दूं तो वो मेरा पासिंग मार्क्स बन जाएगा। तो पासिंग मार्क्स मेरे यहाँ पे आ गए 170। अब हमसे उन्होंने पूछा है कि आप तो परसेंटेज बताओ पासिंग का। तो पासिंग का परसेंट कितना हो जाएगा? पासिंग मार्क्स हैं 170, आउट ऑफ टोटल मार्क्स हैं 500, 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 हो जाएगा, 2 0 यहाँ से कट गए। अब जब भी डिनोमिनेटर में 5 आए तो इसको सिंप्लीफाई करने के बजाय एक सिंपल सी ट्रिक हम लगा सकते हैं कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फ्रैक्शन में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ चेंज नहीं होता। 5 2 10 हो जाएगा, वो 10 क्या करेगा? 0 को काट देगा, और 17 × 2 34 होता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
तो ये है पहला तरीका जिस तरह से पास फेल वाली चीजें पूछेंगे। तो ये इक्वल टू का साइन हम किसके लिए ले रहे हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे थे पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो अगर टोटल में से 30% वो लाया और उसको 20 दे दें तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। दूसरा कैंडिडेट जो 40% लाया टोटल में से, उसमें से अगर हम 30 नंबर घटा दें तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इक्वल टू में दोनों तरफ लाने के लिए हमने ये चीजें लिखी। नेक्स्ट, एक स्टूडेंट को 10% मार्क्स आए और वो 80 नंबर से फिर भी फेल हो गया। दूसरे स्टूडेंट को 25% मार्क्स आए और वो फिर भी 20 नंबर से फेल हो गया। तो हमें पास परसेंट निकालना है। तो सेम चीज है, पहले वाले में क्या था, दोनों एक पास की और एक फेल की कंडीशन थी, यहाँ पे दोनों फेल फेल की कंडीशन है। तो बस वही सेम चीज, सेम लॉजिक हम लोग फॉलो करेंगे, वही इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग। 10% मार्क्स आए और 80 नंबर से फेल हो गया। तो 10% किसके आए होंगे, टोटल मार्क्स के, है ना, उसी में से हम लोग निकाल सकते हैं। बेस तो यहाँ पे टोटल मार्क्स रहेगा। तो 10% ऑफ टोटल मार्क्स तो है, फिर भी 80 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर मैं इसको 80 और दे देता तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाता। दूसरे को क्या हुआ, 25% वो लाया ऑफ टोटल मार्क्स, फिर भी वो 20 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर मैं उसको भी 20 दे देता, उसको अगर मैं 20 और दे देता तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पे अगेन हमने पासिंग मार्क्स को इक्वेट कर लिया है। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15% ऑफ टोटल मार्क्स बराबर हो जाएगा 60 के। 15 से ये चला जाता है 4 बार, 1% की वैल्यू 4 आ रही है ना, 1% की वैल्यू 4 आ रही, तो 100% क्या होता है, टोटल मार्क्स होते हैं 100% होता है यहाँ पे 400। तो ये पता चल गया कि जो टोटल मार्क्स हैं वो है 400। अगेन यहाँ पे अपने को निकालना है पास परसेंट, तो पहले पासिंग मार्क्स को निकालना पड़ेगा। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। पहली वाली में अगर देख लें 10% इसका, इसका 10% कितना होगा 40, 40 में 80 जोड़ेंगे मतलब 120। तो पासिंग मार्क्स जो है वो है 120। परसेंटेज निकालना है इसका, तो 120 का परसेंट निकालना है 400 के हिसाब से। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो फ्रैक्शन आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो यहाँ पे चले गए, ये अपना हो जाएगा 30। 30% पासिंग मार्क्स थे, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें इस तरह से भी एक सवाल बनता है। तो ये क्वेश्चन टाइप में आपको दिखाता चल रहा हूँ कि पास फेल वाले में ही अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस देके वो अपने से क्वेश्चन टाइप्स नए क्रिएट करके दे सकते हैं। तो और भी अलग अलग तरीके से लैंग्वेजेस दिख सकती हैं। ऐसी भी लैंग्वेज आ जाएगी जो हो सकता है उसके उस तरह के सवाल आपने पहले ना देख रखे हो, ना किताबों में दिए हो, नए क्वेश्चन टाइप कह सकते हैं कि क्रिएट कर दें। पर रहेगा सब कुछ देखो लैंग्वेज बेस्ड, जो भी कंडीशंस दी हैं उनको हम इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। इस वाले सवाल में अगर देखें तो एक स्टूडेंट है, उसको 108 मार्क्स आए, जो कि 6% ज़्यादा है पास परसेंट से। अब यहाँ पे कंडीशन ये दी है कि 6% से ज़्यादा है, पास परसेंट से 6% ज़्यादा है और 108 नंबर आ रहे हैं। अब परसेंटेज पॉइंट्स है ना, जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें सिंपल इतना लिखा था कि 6% मोर देन पास मार्क्स। अब पास मार्क्स का 6% मोर का क्या मतलब होता है, अगेन जो मैंने आपको थ्योरी समझाई थी सबसे पहले, वहां पे हम फंस जाते हैं कि अगर पासिंग मार्क्स अगर 40 थे तो अगर 6% से बढ़ाना है तो उसका क्या मतलब, मैं इसको 106/100 लिखूं या फिर इस 40 में मैं इस 6 को जोड़ दूं। तो मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज में परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वो ज्यादातर होता है कि परसेंटेज पॉइंट्स के हिसाब से। इसलिए मैंने सवाल में ही लिख दिया है कि परसेंटेज पॉइंट, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है पास परसेंट, मान लेते हैं कि जो भी पासिंग परसेंट है वो है पी। इसके हिसाब से हम कंडीशंस को लिखना शुरू कर देंगे। तो ये हमने एक एजम्पशन ले लिया, एक अपना वेरिएबल ले लिया। 6% ज़्यादा आते हैं अगर इससे, तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 108। मतलब पहली जो चीज़ बन गई कि पास परसेंट में अगर मैं इस 6 को जोड़ दूं तो ये जो टोटल परसेंटेज है, ये वाला जो टोटल परसेंट है किसका, जो भी अपने टोटल मार्क्स होंगे, इक्वल टू है 108। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, अनदर स्टूडेंट गॉट 153 मार्क्स विच इज 21% पॉइंट, परसेंटेज पॉइंट मोर देन पास परसेंट। तो यहाँ पे पास परसेंट से 21 ज़्यादा है, ऑफ अगेन टोटल मार्क्स रहेगा और यहाँ पे है 153। तो देखो दो इक्वेशंस अपने को मिल गई। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें, तो अगर मैं इसको दूसरी इक्वेशन को पहली से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा p+21 डिवाइडेड बाय p+6 बराबर 153 डिवाइडेड बाय 108। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं किसी से हो रहा हो तो।
108 मतलब 9, 5 3 8 और एक 9, 9 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 153 किस टेबल में आता है? 17 में आता है, तो 17 इंटू 9, इसको मैं यहाँ से 17 कर लेता हूँ, ये अपना होता है 12 बार। अब इस ये फर्दर सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो देखो यहाँ से अगेन एक कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके हो गए इसको आप आगे प्रोसीड करने के, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर उसको सिंप्लीफाई करो, वो एक तरीका है और वो प्रिफर्ड तरीका नहीं है। दूसरा जो प्रिफर्ड तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 17 और 12, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस कितना है? पी तो कट जाएगा, 21 और 6 मतलब 15 का, तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 15 का डिफरेंस है। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंस सेम कर दूं तो मेरा काम हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 15 का गैप है, यहाँ पे भी 15 का गैप हो जाएगा, है ना। तो मैंने गैप को यहाँ पे मर्ज कर दिया, गैप मर्ज कर दिया, तो अब मुझे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट पता चल जाएगा कि जो न्यूमरेटर है वो 17 इंटू 3 मतलब 51 के बराबर है, और p प्लस 6 जो है वो 36 के बराबर है, बस। तो दोनों में से कोई भी उठा लो, जैसे अगर p प्लस 6 में देख लूँ, तो p प्लस 6 की जो वैल्यू है वो आएगी 36, मतलब p की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 30। इस चीज़ को आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि p प्लस 21 की वैल्यू है 51, तो p की वैल्यू हो जाएगी 51 में से 21 घटा देंगे तो अगेन 30, तो सेम ही चीज़ अपने को मिलती है। पर ये सॉल्व करने का तरीका बड़ा सही है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ता, बस गैप दोनों तरफ रेशो की मर्ज कर दो और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इक्वेट कर दो, हो गया। तो 5% पूछा था, वो अपने को मिल गया 30, तो 30% अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना इसमें क्वेश्चन टाइप है वो है पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज का। तो पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज की अगर बात करें तो इस तरह के तो तमाम सवाल आप लोगों ने कर रखे होंगे। अगेन ये क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस में हो रहा होता है कि हो सकता है कि पॉपुलेशन कुछ साल बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, या फिर बढ़ती चली जा रही है, एक फिक्स परसेंट से बढ़ रही है, या फिर अलग अलग परसेंटेज से बढ़ रही है, तो वो अलग अलग इसी को कह सकते हैं कि क्वेश्चन टाइप फिर बनते चले जाते हैं। तो बहुत अलग सी चीज़ नहीं है, सिंपल सा वही अपना सक्सेसिव परसेंट वाली जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे आके लग जाता है। तो जो अपने 6 से 7 जो हम लोगों ने बेस मेथड्स देखी थी ना, स्टार्टिंग में परसेंटेज में देखा था, आप देखोगे पूरी पूरी परसेंटेज में तमाम जगह उनका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इसका टाइप देखें तो टाइप के हिसाब से हो गया कि पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो क्या है, वो कुछ नहीं है, वही अपना सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। तो इसमें बहुत कोई नई चीज अलग से क्रिएट होकर नहीं आ सकती है, जो भी अपने अंडरलाइन कंसेप्ट हैं परसेंटेजेस के, वही अपने कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहे होंगे किसी न किसी फॉर्मेट में। बस वो अपने को समझना है कि यार अच्छा ये वाला सवाल है, इसमें ये कर रहे होते हैं, ये तो उस क्वेश्चन टाइप, ये तो अपने उस बेस टाइप के हिसाब से है, तो ये उसकी कैटेगरी में आएगा, बस। सॉल्व करते करते ना हैबिट बन जाएगी आपकी, तो फिर बाद में चल के फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि कैसा सवाल है। लैंग्वेज पढ़ना है आपको, अपने आप 4 5 मेथड है वो अपने दिमाग में आपके पॉपअप हो जाएंगे और आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात करें अपना पॉपुलेशन दी एक टाउन की, 12% से बढ़ती है पहले साल और 10% से घट जाती है दूसरे साल। अगर उसकी अभी की पॉपुलेशन इतनी है तो 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन क्या रही होगी, 2 साल पहले का अपने को निकालना है। तो 2 साल पहले निकालना है, तो जो उस समय की 2 साल पहले की पॉपुलेशन थी उसको पी मान लो। फिर क्या होगा, अगले साल वो 12% से बढ़ी होगी, 12% से बढ़ने का मतलब 112/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते चलेंगे। फिर अगले साल 10% से कम हो गई होगी, तो 10% से कम होने का मतलब 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो है वो आज की पॉपुलेशन अपने को मिल जाएगी 50400। अब ये सवाल में हमेशा ध्यान रखना कि कब की पॉपुलेशन पूछी, उन्होंने बोला है 2 साल पहले क्या थी, तो हमने जो अपना वेरिएबल था वो 2 साल पहले वाला ही मान लिया कि जो 2 साल पहले पॉपुलेशन थी वो पी थी, अगले साल वो 12% से बढ़ गई, उसके अगले साल वो 10% से कम हो गई, तो आज की डेट में पॉपुलेशन इतनी बची, वही अपने को दिया हुआ है। इसको बस अपने को सॉल्व कर लेना है। 9 है यहाँ पे, 504 है ना, 9 से तो ये कटेगा, इसको यहाँ से पहले अगर अपन सिंप्लीफाई कर लें तो 9 5 ज़ा 45, 54 बचेगा, मतलब 6 बार यहाँ पे जाएगा और ये हो जाएगा 00। और सिंप्लीफाई करें तो 112 और 56 है ना, ये इसका दुगना होता है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 56 इंटू 2, 56 से ये अपना हो जाएगा 100, 2 से ये बन जाएगा 50, 50 के आगे अपने को 3 जीरो लगा देने, वो अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
एक ट्री है, उसे 2 साल पहले प्लांट किया गया था और उसकी जो हाइट है वो 20% से बढ़ जाती है हर साल। अगर उसकी अभी की हाइट 540 सेंटीमीटर है तो 2 साल पहले उसकी हाइट कितनी थी? बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही सवाल है। दोनों में अंतर क्या आ रहा है कि वहाँ पे हर साल परसेंट जो है वो अलग अलग था, कि 12% से बढ़ रहा था, फिर किसी दूसरे परसेंट से बढ़ या घट रहा था। यहाँ पे परसेंटेज अपना सेम है। तो जब भी बस एक ही सेम परसेंटेज से चेंज आ रहा हो 2 या 3 2 साल का, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो अपना फॉर्मूला था एक्स 5 वाला जो पहली क्लास में डिस्कस किया था, उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। मतलब दो तरीके से इसको कर सकते हैं। या तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लो कि जो उसकी हाइट थी, अगर मैं उसको एच बोलूँ, तो अगले साल क्या हुआ होगा, 20% से बढ़ी होगी। 20% का मतलब 1/5, इसका इफेक्ट लिखेंगे 6/5। तो 6/5 अगली बार भी 20% से बढ़ गई, 2 बार बढ़ गई, इसकी जो किसके बराबर है, 540। इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक तरीका है, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज सेम है ना, सेम परसेंट से वो बढ़ रही है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे उसका इफेक्टिव परसेंट, कि 20% हर साल का मतलब ओवरऑल अगर मैं 2 साल में देखूं तो परसेंटेज कितने परसेंट से वो बढ़ा होगा। तो 20 का इफेक्ट कितना निकलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस x5/100 वाला हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 20 + 20 + 20 400/100, तो ये अपने को दे देगा यहाँ से 44%। तो इस चीज़ को डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर अब सेम परसेंट है तो। दूसरा मेथड क्या हो जाता है कि अगर हाइट h थी, ओवरऑल 2 साल में क्यूमुलेटिव या फिर इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, 44%। तो 44% से बढ़ाना है, ये हो जाएगा 144/100। इतने से वो चेंज आया, इसकी वैल्यू हो गई 540। तो चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करो या इस तरीके से सॉल्व करो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहला वाला तरीका जनरल तरीका है ना, उसमें अगर परसेंटेज अलग अलग भी होते तो भी हम लोग आराम से उसको कर सकते थे। तो ये अच्छा तरीका है, बढ़िया काम करता है। यहाँ पे ये आपको इफेक्टिव परसेंटेज चेंज मैंने इसलिए दिखा दिया क्योंकि जब आगे चल के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और जब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे, तब वहाँ पे हम लोग इस इफेक्टिव परसेंटेज का बहुत यूज में यूज़ लेते हैं हम लोग, काफ़ी काम आता है हमारे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो कि बेसिक है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। तो किसी से भी सॉल्व कर लो, इस वाले सभी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 540 यहाँ पे आ रहा है और 144 आ रहा है। अपने ये जो है ये अपना देखो 12 से तो होता है, लेकिन ये 12 का डायरेक्ट मल्टीपल नहीं है। पहले इसको 9 से कर लेते हैं क्योंकि 5 4 9 और यहाँ पे भी अपना 9 बन रहा है। तो 9 से ये जाता है अपना 16 टाइम्स है ना, 16 × 9 होता है 144। 9 से ये वाला पार्ट अपना बन जाएगा 6 बार और 0। 16 से अगर देखें तो ये 4 बार, ये हो जाएगा 15। 4 से इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 25। तो हाइट क्या होगी, 15 × 25। तो 15 और 25 को मल्टीप्लाई करना है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, 25 × 10 + 5 कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 25 × 5 125, तो ये हो जाएगा 375। तो उसकी हाइट पहले रही होगी 375। ऑप्शन नंबर ए। एक मशीन की कॉस्ट जो है वो 10% हर साल कम हो जाती है। इफ प्रेजेंट प्राइस ऑफ मशीन इतना है तो हमें निकालना है कि 4 साल की शुरुआत में उसका प्राइस कितना होगा। अभी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें देखो कैसे घुमा के दिया है। अगर एक कर्सरी लुक से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यार 4th ईयर मतलब 4 बार मुझे इफेक्ट मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने तो क्या लिखा है, फाइंड इट्स प्राइस एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर। तो 4th ईयर की स्टार्टिंग का मतलब है कितने साल कंप्लीट हुए, 3 साल केवल कंप्लीट हुए। तो इफेक्ट हम लोग लेंगे केवल 3 साल के लिए, ना कि 4 साल के लिए। तो इनिशियल जो कॉस्ट था वो है 10,000। हर साल क्या हो रहा है, 10% से वो कम होता जा रहा है। तो 10% का मतलब होता है 9/10 से कम हो रहा है, फिर 9/10 से, फिर अगला 9/10 से, है ना। ये 3 बार लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग 4th ईयर की स्टार्टिंग का मतलब होता है 3 साल कंप्लीट होना, इसलिए हम लोग 3 साल यहाँ पे लेते हैं। देखो ये 0 तो 3 यहाँ से कट जाएंगे, 9 का क्यूब होता है अपना 729, उसमें एक 0 लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। फिर population of a village is 800. During first year population increases by 20%। पहले साल 20% से बढ़ती है, सेकेंड साल कुछ परसेंट से बढ़ती है और फाइनल अपना इतना हो जाता है। तो दूसरे साल में कितने परसेंट से वहां पे बढ़ोतरी हुई थी। तो ये वाले बहुत अच्छा क्वेश्चन टाइप है जो कि रीसेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कि दो साल का आपको परसेंट में चेंज आ रहा होता है, एक दिया होता है और एक परसेंटेज हमें निकालना होता है। इनिशियल फाइनल वैल्यू हमें दे देते हैं। इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं,
अगेन मेथड अपना बिल्कुल सेम रखेंगे, वही फ्रैक्शन वाली चीज़ को हम लोग लिखते चलेंगे, जहाँ जहाँ वेरिएबल लेना है वहाँ पे हम उसे ले लेंगे। स्टार्टिंग होगी यहाँ पे 800 से, इनिशियल वैल्यू 800 थी। फिर पहले साल के बाद क्या होता है, 20% से बढ़ जाती है तो इसका इफेक्ट होगा 6/5। दूसरे साल किसी परसेंट से वो बढ़ती है, वो परसेंट अपने को नहीं पता, वो अपने को निकालना है, तो उसका इफेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, तो यहाँ पे लिख लेंगे 100 प्लस एक्स, एक्स परसेंट से वो बढ़ी होगी तो उसका इफेक्ट मैंने लिख लिया रेशो के फॉर्म में। और फाइनल जो वैल्यू है वो है 1056। ये अपनी इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एक्स के लिए, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 2 जीरो तो देखो यहाँ से कट गए, 1056 है और ये 6 है, तो 2 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, मतलब 6 से भी ये डिविजिबल होगा, 6 से काट लेते हैं इसको, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 45, 6 7 जा 42, 36 मतलब 6 बार, 176 आ गया। अब यहाँ पे 8 बच रहा है, 8 से ये 16 और फिर से 16, ठीक है, ये कट जाएगा, 22 हो जाएगा, पूरी तरह से ये फिनिश हो गया। 5 यहाँ पे बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 100 प्लस एक्स की जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 देगा, ये एक्स की वैल्यू आ गई 10। तो 10% से इंक्रीज हुई थी पॉपुलेशन सेकेंड ईयर में, वही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें। अब परसेंटेज रिमेनिंग वाले अपन अब क्वेश्चन टाइप पर आ गए। तो परसेंटेज रिमेनिंग वाले क्वेश्चन टाइप्स में क्या होता है कि दो तरीके से देखो इसमें सवाल बनता है कि जो भी परसेंट कम या ज़्यादा हो रहा है ना, कि इतने परसेंट खर्चा किया, उतने परसेंट खर्चा किया, इतने परसेंट खर्चा किया, उसका बेस क्या था। हमें पता है परसेंटेज में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि बेस, कि 20% है तो 20% किसका है वो अपने को पता होना चाहिए। तो हो सकता है कि बेस जो है वो फिक्स नंबर के हिसाब से हो, तब तो हम परसेंटेजेस को आपस में क्या होता है सिंपल प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज का बेस अलग अलग होता है तो फिर हमें उसे डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं करना होता है। इस बात को हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके समझ लेते हैं। दोनों क्वेश्चन टाइप में आपको दिखा देता हूँ। इस वाले सवाल में देखें तो एक व्यक्ति जो है वो 15% घर के किराए में, 20% एजुकेशन में, 10% दवाइयों में, 15% कपड़ों में और 10% बाकी चीज़ों में खर्चा कर देता है। तो ये सारी चीज़ें उसका एक्सपेंडिचर हो गई। अगर वो 2700 रुपये बचा लेता है तो उसकी टोटल इनकम हमें पता करनी है। अब यहाँ पे आप देखो ये जो भी परसेंटेज लिखे हुए हैं इनका बेस क्या होगा। 15% किसका, टोटल इनकम का। 20% किसका, टोटल इनकम का। 10% या 15% या 10% किसका, टोटल इनकम का ना। कोई और बेस तो इन्होंने डिफाइन किया नहीं है, तो जो भी खर्चा हो रहा होगा किस में से, टोटल इनकम हो रही है उसमें से खर्चा हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम इन परसेंटेजेस को आपस में आराम से ऐड कर सकते हैं, वो हमें टोटल एक्सपेंडिचर दे देगा। तो अगर इसका ओवरऑल एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लो जितने भी परसेंट लिखे हैं, 15 और 15, 30 यहाँ पे हो गया, 30 यहाँ पे हो गया और 10 मतलब 70। एक्सपेंडिचर उसका टोटल 70% है, तो सेविंग्स उसकी कितनी होंगी, 30%। 30% सेविंग होंगी और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो अपने को दे दी है। इसका मतलब 30% करस्पॉन्ड करता है 2700 को। सिंपल यूनिटरी मेथड हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अगर 100% निकाल दूँ, 100% क्या होता है किसी भी नंबर का, वो नंबर खुद। तो 100% क्या होगा, इनकम, अपने इसकी ओरिजिनल जो इनकम होगी वो। 100% की वैल्यू निकाल देंगे, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो ये 00 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30। जीरो वगैरह सिंप्लीफाई कर लो, 3 से ये हो जाएगा 900, और 9 के आगे 3 जीरो लगाना है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। अब जब भी देखो 9 के आगे जीरो लगाना है तो एक बार चेक कर लो, क्योंकि इसमें देखो फिर गलतियाँ हो सकती हैं। एक आध जीरो कम ज़्यादा हो गया तो फिर अपना जबरदस्ती आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जीरो सिंप्लीफाई हो गया था, 3 से 2700 को 3 से किया था तो वो अपना 900 आएगा, और 2 जीरो और एक यहाँ से 3 जीरो इसमें होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 66, अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑन फूड, 20% खाने पर, 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट। अब यहाँ पे देखो लैंग्वेज चेंज हो गई, 20% खाने पर, 20% किसका, ओरिजिनल इनकम का, लेकिन 25% ऑफ रिमेनिंग, बचा हुआ जो अमाउंट है उसका 25%, ना कि टोटल इनकम का 25%। तो यहाँ पे अब हम इन परसेंटेजेस को आपस में जोड़ नहीं सकते, जोड़ या घटा नहीं सकते, अलग अलग इनको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। तो जब भी इसमें रिमेनिंग रिमेनिंग करके लिखा हो, अगेन सेम चीज हो गई, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, हम उसी मेथड का यूज करेंगे, अपने फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट लिखते चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें, इफ ही सेव्स इतना, उसकी इनकम बतानी, तो मान लो कि इनकम जो थी वो आई थी, 20% उसने खाने पर खर्चा कर दिया, तो 20% 1/5 खर्चा किया, कम वाला अपने को देखना है तो ये हो जाएगा 4/5।
इतना पैसा बचा होगा, इस रिमेनिंग का 25% उसने किराए में दे दिया। 25% मतलब 1/4, रिमेनिंग निकालना है मतलब 3/4 ना। तो 25%, ये जो वैल्यू थी इसका 25% किराए में दे दिया। अब कितने बचा उसके पास पैसे, इतने पैसे बचे। फिर 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर्स, तो इसका भी अब ये जो इतना अमाउंट बचा है इसका 30% और उसने दूसरी चीजों पे खर्चा कर दिया। तो बचा कितना उसके पास, 30 चला गया तो 70, मतलब 7/10। यही क्या होगा, जो बचा हुआ अमाउंट है उसकी सेविंग हो जाएगा। तो सेविंग की वैल्यू दी है 29400। एक लाइन की इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकाल लेंगे। तो 4 से 4 देखो यहाँ पे कट गया, 294, 11 और 4 15, 3 से ये कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं। 9 बार में 27, 2 बचेगा मतलब 8 बार में, और यहाँ पे 00। अब 98 तो 7 से डिविजिबल होता है, ये जाएगा 1400। यहाँ पे 50 आ रहा है, मतलब 14 × 5 होता है अपना 70, और उसके आगे 1 2 और 3 जीरो अपने को लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो अपना एक्सपेंडिचर वाले पार्ट थे उसमें अलग अलग तरीके से देखो वो पूछ सकते हैं। हो सकता है ऐसा सवाल आए जिसमें सब में सारे परसेंटेजेस का बेस एक हो, तो वहां पे हम परसेंटेजेस को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रिमेनिंग रिमेनिंग करके अगर लिखा हुआ है तब हम फिर उसे प्लस माइनस नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे बेस चेंज हो गया। 20% ऑफ रिमेनिंग मतलब ये जो पहला इतना हिस्सा बचा था इसका 25%, इसलिए ये अपना बन जाएगा फिर क्या, सक्सेसिव परसेंटेज वाला। तो वही अपना फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखते जाएंगे और उसको अपना इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास कुछ पैसे हैं, वो ही स्पेंड्स 20% टू बाय अ टॉय। एक खिलौना खरीद लेता है, उसके 20% पैसे खर्चा करके, और 5% वो बचा हुआ रिमेनिंग पर ट्रांसपोर्ट पर लगाता है ना। 5% ऑफ रिमेनिंग आ गया, इसका मतलब परसेंटेज को हम लोग ऐड वैड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेस बदल गया। तो यहाँ पे हम लोग फिर यूज करेंगे सक्सेसिव परसेंटेजेस का। ही डोनेट्स 120 रुपीज, 120 रुपये वो दान दे देता है। अगर अब उसके पास 1400 रुपये बचे हैं तो ट्रांसपोर्ट पे उसने कितना पैसा खर्चा किया। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इन्होंने इनकम नहीं पूछी है कितनी इनकम रही होगी, उन्होंने ये बोला है कि बताओ ट्रांसपोर्ट पे कितना पैसा खर्चा हुआ है। तो किस तरह से करें, टोटल इनकम तो पता होनी चाहिए तभी हम बाकी चीजें निकाल पाएंगे। तो टोटल इनकम को हम कैपिटल आई लिख लेते हैं। अब जो भी यहाँ पे चेंजेस हैं उसको लिखते चलेंगे। 20% उसने खिलौने पे खर्चा कर दिए तो बचे उसके पास 4/5, इस रेशो में पैसा बचा होगा। और बचे हुए का 5% उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया। तो 5% खर्चा किया मतलब बचा कितना, 95/100। इतना पैसा बचा, उसमें से उसने 120 रुपये डोनेट कर दिए, तो -120 करना पड़ेगा। अब यहाँ रेशो का काम खत्म हो गया, अब ये इक्वेशन जैसा बन गया। ये अब उसके बाद जितना पैसा बचा होगा वो है 1400 रुपये। बस अपनी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकालेंगे। तो पहले तो यहाँ पे अपने को इनकम पता चलेगी, और पूछा है उन्होंने कितना पैसा ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया, तो पहले इनकम निकाल लो। इसको सिंप्लीफाई अगर कर लें, 5 से ये चला जाएगा अपना 19 बार। इसको 25 से कर सकते हैं, पर पहले इसको और देख लेते हैं। आई मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 25 बराबर हो जाएगा 120। इधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 152 और एक 0। इतनी वैल्यू आ गई। अब 152 19 के टेबल में आता है ना, 8 बार जाता है, मतलब ये हो गया 80। 4 से सिंप्लीफाई, सॉरी यहाँ 25 नहीं 100 है, यहाँ पर 100 है। 4 से इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अपना 20। 00 उधर चला जाएगा, मतलब इनकम जो है उसकी वो थी, इनिशियल जो उसके पास पैसे थे वो थे 2 के बाद 3 0, 2000 रुपये। इनकम पता चल गई, इनिशियल पैसे जो थे वो पता चल गए। अब मुझे निकालना है कि ट्रांसपोर्ट पे उसने कितने खर्चा किए थे। तो ट्रांसपोर्ट पे कितने खर्चा किए थे, बस मुझे ये इतना हिस्सा निकाल के उसका 5% निकाल लेना है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2000 रुपये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। 2000 रुपये उसके पास थे, उसमें से उसके 20% उसने खर्चा कर दिए, तो बचे उसके पास 4/5। इस 4/5 का 5% उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया था, तो इसका मैं निकालूंगा 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। ये जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा था 95/100, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कितना 5/100। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम निकाल रहे थे रिमेनिंग, बचा हुआ पैसा निकाल रहे थे। यहाँ पे हमें निकालना है कि इतना तो पैसा बचा, अब ट्रांसपोर्टेशन पे उसने कितना खर्चा किया। तो बचे हुए पैसे का 5% उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया था, इसलिए यहाँ पे इसे हम 5% का यहाँ पे फ्रैक्शन हमने लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई कर लें तो 20 से ये अपना पूरा चला जाएगा
100 बार 5 से ये चला जाएगा 20 बार, ये अपने को दे देगा 80। मतलब 80 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किए थे। तो ये बढ़िया सवाल है सिंपल सा, लेकिन लैंग्वेज ऐसी है कि अपने को देखना पड़ेगा, गलतियां मल्टीपल स्टेप्स पे हो सकती हैं। क्योंकि देखो ऑप्शन में यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, तो कई लोग जल्दबाजी में बस इनकम निकालेंगे और दिखा 2000, यहाँ पे भी 2000 टिक लगाया, आगे बढ़ गए, तो वहां पे हो जाएगा ब्लंडर। क्योंकि उन्होंने आपसे इनकम नहीं पूछी, उन्होंने आपसे ये पूछा है कि ट्रांसपोर्टेशन पे कितना पैसा खर्चा हुआ है। ठीक, अगला सवाल। देखो कितना लेंदी सवाल है, प्लस ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ है। तो अगर आप 2020 या 19 का पेपर देखेंगे तो इस तरह के आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे अलग अलग शिफ्ट्स में। तो एक ही शिफ्ट में ऐसा सवाल एक शिफ्ट में एक बार है, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में आपको वो सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज, इतना लंबा सवाल एग्जाम में अगर आ रहा है तो देखते ही इसको पहले तो छोड़ देना है ना, इसको बाद में आके अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि बाय नेचर ये थोड़ा सा टाइम तो लेगा, मतलब थोड़ा सा क्या, काफ़ी टाइम लेगा ये तो अपने को सॉल्व करने में, क्योंकि शेयर लेंथ इसकी इतनी है कि पढ़ने में इसमें लग जाएंगे 30 सेकंड, फिर इसकी जो भी कंडीशंस दी उनको ड्रॉ करने में, लिखने में, कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा। तो ये ऐसा सवाल है जो एटलीस्ट 1.5 मिनट तो अपना खाएगा। तो जब अपने को पता है यार लेंदी जा रहा है, इस तरह की चीज़ें, तो क्यों अपन उसमें उलझे। ठीक है, तो लेंदी वगैरह चीज़ें दिखें तो उनको छोड़ना है। प्लस अगर ये सवाल सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया भी है कि यार कैसे सॉल्व किया जाता है, तो भी आपको ये तो पता है कि यार टाइम लगेगा। तो जब पता है टाइम लगेगा तो अपने को टाइम नहीं लगाना है, उसमें स्किप करके आगे बढ़ जाना है, छोटे छोटे सवालों को करते चलना है। जब वो छोटे छोटे सवाल निपट जाए तब फिर आके हम लोग इसको देखेंगे कि हाँ अब तुम आओ, तुमको हम सॉल्व कर लें, ऐसा। इससे क्या होता है, अपने अटेम्प्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस को स्किप आप नहीं कर रहे हो तो फिर अटेम्प्ट आपके हमेशा कम होंगे, ये तो 100% ट्रू बात है। खैर, अब जैसे इस प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो क्वेश्चन टाइप्स देख रहे हैं, तो उसको सॉल्व भी करते हैं। मंथली सैलरी किसी पर्सन की 50,000 है, 3 हेड्स में वो उसे खर्चा करता है। पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस ई से डिनोट किया है, टैक्स को टी से डिनोट, फिलेंथ्रोपी मतलब दान पुण्य का कार्य, उसमें वो पी से डिनोट किया है उसको, और बचा हुआ उसका सेविंग्स हो जाता है। अब ई जो है, मतलब ये जो पहला वाला हेड है वो 50% है, टी जो है 20% है। अब बहुत सारे इसमें देखो परसेंटेज दिए हुए हैं, तो यहाँ पे तो ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने को लिखना ही पड़ेगा। पहले अगर उसकी सैलरी देखें तो है 50,000, कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू से लिख लेते हैं। 50,000 तो उसकी इनकम है। अब उसमें से अ, जो पहला हेड है पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंस, वो कितना है, 50% है। तो इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ई, यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट है टी, फिर आता है पी, और जो बचा हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे सेविंग्स। तो एक्सपेंडिचर है 50%, मतलब ई की वैल्यू है 25,000। टी कितना है, टी वॉज 20% ऑफ ई, तो इसका 20% अपने को निकालना है। 10% कितना होगा इसका, 2500, तो 20% हो जाएगा 5,000, मतलब टी की वैल्यू हो गई 5,000। फिर पी वॉज 15% ऑफ टी, इस टी का 15% है ये पी, तो इसका 15% निकालना है। 10% कितना होता, 500, 5% कितना होता 250, तो 15% हो जाएगा 500 और 250, 750। ये अपना निकल गया। अब यहाँ पे सेविंग सेविंग कितनी होगी, तो उसको माइनस करके अपने को निकालना पड़ेगा। तो 25,000, 5,000, 30,000, तो यहाँ पे हो गया 30,000, घटा दें तो बचे 20,000। उस 20,000 में से 750 और घटाने, मतलब यहाँ पे बचेगा 19,250 ना, इसमें 750 जोड़ेंगे तो 20,000 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जितने भी हेड्स थे वो अपने को पहली कंडीशन के पता चल गए। अब उन्होंने, अब सवाल यहीं पे नहीं रुका, अब उन्होंने ये बोल दिया कि सैलरी जो है वो 40% से बढ़ गई है, और फिर वापस ई में कुछ परसेंट है, टी का कुछ परसेंट है, पी का कुछ परसेंट है, वो सारी चीज़ें, मतलब एक बार यही वाली प्रोसेस मुझे रिपीट करनी पड़ेगी नए डेटा के साथ। नया डेटा क्या है कि जो उसका जो सैलरी है वो 40% से बढ़ गई है, तो उसकी नई सैलरी कितनी होगी, 40% है, तो अगेन मैं अपने 10% वाला कंसेप्ट यूज़ करूंगा। 50,000 का 10% कितना होता, 5,000, 4 गुना कर दूं, 40% है, मतलब 5,000 को 4 से मतलब 20,000, तो उसकी जो नई सैलरी होगी वो कितनी होगी, 50,000 प्लस 20,000 मतलब 70,000। तो नई सैलरी उसकी है 70,000। अब इसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि ई वाला हेड कितना है, टी वाला हेड कितना है, पी वाला हेड कितना है, और उसकी सेविंग कितनी है। तो कंडीशंस लिखी हैं कि ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, मतलब पहले 50 था ई, तो अभी भी 50 रहेगा, तो 70,000 का 50 मतलब ये हो जाएगा 35,000। ई वाला हेड मिल गया। फिर
टी के लिए देखें तो टी बिकेम 30% ऑफ ई। इसका अपने को 30% निकालना है, तो इसका 10% कितना होगा 3500, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 इंटू 3 होता है 105, तो यहाँ पे हो जाएगा 105 और यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। ये है इसका 30%, तो टी अपने को मिल गया। फिर अगला आएगा कि पी बिकेम 20% ऑफ टी, तो इसका 20% निकालना है, तो उसका 10% निकालें तो 1050, डबल कर दें उसका तो 2000 और 100 2100 यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारे एक्सपेंडिचर पता चल गया, यहाँ पे हम लोग उसकी सेविंग निकाल लेते हैं। तो 70,000 में से आप 35,000 घटा दो तो 35,000 बचे, 10,000 और घटा दो 25,000 बचे, 2,000 यहाँ का और घटा दो तो आपके 23,000 बचे। 23,000 के बाद आप उसमें से 600 और घटाओगे, तो 23,000 में से 600 घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 400, ये उसकी सेविंग हो जाएगी। ये वाले नंबर्स को माइनस कर देना था 70,000 से, तो 35,000 पहले घटा दिया, यहाँ से 10,000 घटा दिया 25 हो गया, फिर यहाँ 2100 था तो पहले 2,000 घटा दो, तो 25 में से 2 और घटा दिया तो 23,000 हो गया। 23,000 में से ये 500 और ये 600 और घटाना है तो 22,400 है ना, इसमें 600 जोड़ दोगे 23 हो जाएगा, ये नंबर रिवर्स ऑर्डर में जोड़ दोगे तो 70,000 पे पहुंच जाएंगे। अब इन्होंने अपने से ये पूछा है कि आप मुझे बताइए कि बाय व्हाट परसेंट इज द न्यू सेविंग मोर और लेस देन द अर्लियर सेविंग। न्यू सेविंग की बात हो रही, तो पहले 19,000 कुछ था 22,000 कुछ है, तो सेविंग तो उसकी बढ़ रही है। ऑप्शन देखें तो लेस वाले तो एलिमिनेट हो जाएंगे दोनों, है ना, तो मोर का ही आंसर होना चाहिए। अब कितना बढ़ी उसकी वो वैल्यू देख लेते हैं। 19,250 से 22,400, तो इनके बीच में गैप देखो कैसे निकालें। बेस लाइन ले लो 20,000 को, तो 20,000 से यहाँ पे जाएंगे तो 2,400 प्लस में यहाँ से, और यहाँ से 750 और चाहिए, तो ये हो गया 50, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो इतनी वैल्यू से उसकी सेविंग बढ़ रही है ना। तो ये इंक्रीज कितना है तो देखेंगे तो अपने को अपना परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पे ऑप्शंस का देखो अपना अच्छे से यूज करेंगे, क्योंकि अपने पास दो बचे हैं 16%, 8%, तो अगर मैं 10% निकाल लूँ तो पता चल जाएगा कि वैल्यू मेरी 10% से कम है या ज़्यादा, उस हिसाब से मैं ऑप्शन को टिक कर दूंगा। क्यों जबरदस्ती पूरा मैं कैलकुलेट करूँ, दो ऑप्शंस में एलिमिनेट कर चुका हूँ, है ना, तो ये फायदा है लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन को ले जाके फिर ऑप्शंस को यूज कर लेने का। तो परसेंटेज होता कितना 3150 निकालना है, कितने में से इनिशियल था 19,250 मल्टीप्लाई बाय 100 और वो सारी चीजें। तो पहले तो ये जीरो वगैरह हटा दो यहाँ से। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं 1925, इसका 10% कितना होता 192.5, है ना, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 315, मतलब 10% से तो ये ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 8% तो होगा नहीं, ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा बस। तो ये परसेंटेज भले डेसिमल में आ रहा हो लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं उसे पूरा कैलकुलेट करूंगा। लास्ट स्टेप पे ले जाके मैं यहाँ पे अपने वही 1%, 10% वाले नॉलेज का यूज करके कैलकुलेशंस में, इस स्टेप में मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बस इतना देख के कि यार 10% वैल्यू जो है वो ये 10% से ज्यादा आ रहा है, आना चाहिए, तो बस वैल्यू जो है 10% से ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन में दो ही थे, 8% कुछ और 16% कुछ, तो 10% से ज्यादा 16 वाला वही हमारा आंसर। ये कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमें एग्जाम में यूज करनी होती, ताकि यही वो चीजें जो फिर हमारा टाइम भी बचाएंगे ना। अदरवाइज तो फिर ये बहुत कैलकुलेटिव बन जाएगा, इतना पार्ट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, वो तो सबको करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे भी जाके मैं परसेंट कैलकुलेट करने लगा डिवाइड करके फिजिकली, तो फिर तो गया मेरा पेपर। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी अपने को सीखते चलिए।